एक बार जैसे ही आपने बफर रेंज के बारे में समझ लिया है, आपको ये समझ में आ गया है कि एसिडिक बफर क्या है, अब हम ये समझते हैं कि एसिडिक बफर अपने चेंज इन पीएच को किस तरीके से रेजिस्ट करता है। क्यों ऐसा होता है कि अगर उसमें एसिड ऐड कर लिया जाए तब भी उसका पीएच जो है वो चेंज नहीं होता है, और सेम मैनर में जब हम उसके अंदर बेस ऐड कर लें तब भी उसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता है। इस चीज़ को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर एक्शन। बफर एक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो हम हमारे जनरल एग्जांपल्स ले लें, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें ली थी, एसिटिक एसिड और हमने क्या लिया था, सोडियम एसिटेट। और हमने इनके कंसंट्रेशंस को अब क्या कंसिडर कर लिया है, C1 एंड C2 फॉर इजीनेस ऑफ राइटिंग। तो अगर अब मैं पीएच की बात करूं तो पहले हम लिख रहे थे सॉल्ट अपॉन एसिड, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इट इज C2 अपॉन C1, है ना, पूरा फॉर्मूला वही है। इसी से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप बात करें किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन की, तो एसिडिक एसिड अगर वो टूटता है तो एसिडिक एसिड टूटेगा कौन से पार्ट के अंदर, हम लिख सकते हैं वो हो जाएगा एसिटेट आयन CH3COO माइनस, और साथ ही में उसके पास क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू H प्लस। तो एसिडिक एसिड इन दो कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, टूट सकता है। अगर आप बात कर रहे हैं सोडियम एसिडेट की, तो CH3COO Na, और ये ब्रेक हो सकता है वापस से दो नए कंपोनेंट्स में, विच इज CH3COO माइनस, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज Na प्लस। अब मान लें कि आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर किसको ऐड कर दिया है, बेस को ऐड कर दिया है। बेस को ऐड करने का मतलब होता है कि आपने किसे ऐड कर दिया है, OH को ऐड कर दिया है। जैसे ही आप OH को ऐड करते हैं तो एसिडिक बफर का H प्लस वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, H प्लस वाला हिस्सा जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, OH माइनस के साथ, मतलब बेस के साथ वो क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। और जैसे ही रिएक्ट हो जाएंगे तो आपके पास जो नया सब्सटेंस बनने वाला है, दैट इज H2O। क्या हमारे सोल्यूशन में पहले से पानी नहीं था? तो इसका मतलब जब मैंने बेस को ऐड किया, तो बेस को ऐड करने पे क्या हुआ, उसका जो नेगेटिव पार्ट है, दैट इज OH माइनस जो है वो किसके साथ जाकर ऐड हो गया, H प्लस के साथ। जब वो H प्लस के साथ ऐड हो जाएगा तो वाटर वापस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई H प्लस का इंक्रीमेंट हुआ? नहीं। क्या यहाँ पर कोई OH माइनस का इंक्रीमेंट हुआ? नहीं। तो इस वजह से पीएच का जो रेजिस्टेंस है, जो बफर सोल्यूशन का रेजिस्टेंस है, वो मेंटेन होगा और पीएच ऑफ द गिवन सोल्यूशन चेंज नहीं होता है। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए मैंने इन प्लेस ऑफ बेस अगर हमने किसी एसिड को रिएक्ट कर लिया, तो जब मैं किसी एसिड को मिक्स करता हूँ, इसका मतलब मैं क्या मिक्स करने वाला हूँ, H प्लस। जैसे ही H प्लस सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो बफर सोल्यूशन का एसिटेट पार्ट या एसिटेट आयन जो है वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, और जैसे ही रिएक्ट हो जाएगा तो वापस से आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COOH, जो आपके पास सोल्यूशन में ऑलरेडी है। तो हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ यही कि जब भी हमने एसिड को ऐड किया या जब भी हमने बेस को ऐड किया तो दो ऐसे नए कंपोनेंट्स बने जो पहले से सोल्यूशन के अंदर थे। इस वजह से एवरेज इंक्रीज इन और डिक्रीज इन पीएच यहाँ पर कुछ भी देखा नहीं जाता है। ठीक है, अब इसे थोड़ा बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसे हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो जब भी मैं एसिड को रिएक्ट करूंगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक कंपोनेंट के साथ। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिक कंपोनेंट ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसका मतलब है कि CH3COONA जो है वो अगर किसके साथ रिएक्ट कर जाए, HCl के साथ, तो जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, एक तो आपके पास बन गया एसिटिक एसिड CH3COOH, और साथ ही में आपके पास क्या बन गया, NaCl विच इज योर सॉल्ट। तो हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करता है, बेसिक कंपोनेंट का क्या मतलब हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटेट आयन। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है वो इसके साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है, और आपके पास क्या बन जाता है, CH3COOH। अब अगर हम कंसंट्रेशन वाइज देखें कि क्या फर्क आएगा, तो लेट अस से कि इसका कंसंट्रेशन था A। सोडियम एसिटेट की अगर हम बात करें तो सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन हमने लिया था C2। ठीक है, और इनिशियली ये कुछ भी नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद हम ये देखेंगे जैसे ही इसके साथ रिएक्ट हो जाता है तो सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन अब कम हो जाएगा, कितने से, बाय A।
और हम ये देखेंगे कि जो आपका एसिडिक एसिड था वो पहले से सोल्यूशन में कितना था C1, तो वो इंक्रीज हो जाएगा बाय C1 प्लस A। क्या ये बात समझ में आ गई? सोडियम एसिटेट जो है वो आपके पास कितना था, तो हम लिख सकते हैं सोडियम एसिटेट वॉज C2 और C2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, HCl के साथ, तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा और कितने से कम हो जाएगा, C2 माइनस A से। वैसे अगर एसिडिक एसिड की बात करें तो वो पहले से सोल्यूशन में था और वो कितना था C1, तो उसके अंदर कितने से इंक्रीमेंट आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू बाय A, और ये अब पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को ले लें और यहाँ से कंसंट्रेशंस को पिकअप करें तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, और आपका फॉर्मूला फॉर pH जो है वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू pKa, इट इज़ प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट अब कम हो गया है और कितना हो जाएगा, C2 माइनस A। और वैसे ही अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की बात करें तो वो अब कितने से बढ़ गया है, बाय A, तो ये हो जाएगा C1 प्लस A। तो ये फॉर्मूला होगा फाइंड करने का pH जब आपने आपके गिवन सोल्यूशन के अंदर किसे ऐड कर लिया हो, स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर लिया हो। क्या होगा अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर लिया, ठीक है, मैं उसे यहाँ लिख देता हूँ। तो सेकेंड केस हम लोग ले लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विथ, ठीक है, यहाँ पर एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था, तो बेस किसके साथ रिएक्ट होगा, रिएक्ट्स विथ एसिडिक कंपोनेंट ऑफ द बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक का क्या मतलब हो गया, एसिडिक का मतलब हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने बेस को ऐड किया तो वो कौन से पार्ट से रिएक्ट कर गया, CH3COOH से। इसका मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल में NaOH ले लें और उसे किसके साथ रिएक्ट करा दें, CH3COOH के साथ, तो हम ये देखेंगे कि हमारा गिवन जो सोल्यूशन है उसमें दो चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और क्या बना लेंगे, CH3COONA, साथ ही में आपके पास क्या बन जाएगा, H2। कंसंट्रेशंस की अगर हम बात करें तो हमें पहले से पता था इसका कंसंट्रेशन कितना है, एसिड का कंसंट्रेशन C1 था, सोडियम एसिडेट का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, C2 है, और इसके कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं B। अब अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं तो पहली बात तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लिमिटिंग कंसिडर कर रहे हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग पार्ट आएंगे उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, लिमिटिंग। इसमें से अगर हमने माइनस कर लिया तो ये हो जाएगा C1 माइनस B। C2 जो है वो बढ़ जाएगा और C2 प्लस क्या B हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर अब आप pH का फॉर्मूला लिखते हैं तो pH किसके बराबर हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू pKa प्लस इट इज़ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आपके पास क्या हो गया, इट इज़ C2 प्लस B अपॉन इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो गया, इट इज़ C1 माइनस B। तो ये दो केसेस हैं जिसके अंदर हम बफर एक्शन को समझते हैं और ये समझते हैं कि क्या होता है जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं आपके बफर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल है ये समझने के लिए बफर एक्शन क्या होता है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को वापस से देखिएगा ताकि आप इस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली समझ